क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर देखो, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड बेसिस फॉर द आइगन स्पेसिस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को रीड करते हैं रो वाइज। फर्स्ट रो में एलिमेंट्स दिए 6 -2 2, सेकेंड रो में एलिमेंट्स दिए हुए -2 3 -1, और थर्ड रो के एलिमेंट्स दिए हुए 2 -1 3। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, जैसे कि उन्होंने पूछा है फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर बेसिस फॉर द आइगन स्पेसिस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। का ही मतलब क्या होता है, आइगन वेक्टर भी फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो उन्होंने क्वेश्चन में मैट्रिक्स को नेमिंग नहीं किया, तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर लिखते वक्त मैट्रिक्स को अपनी तरफ से नेमिंग कर देंगे। तो देखो ये सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद हमें नेमिंग क्या करनी होगी मैट्रिक्स के लिए, लेट ए इज इक्वल टू, यूजुअली हम लोग कैपिटल ए से ही हमेशा मैट्रिक्स को नेमिंग किया करेंगे। तो मैट्रिक्स को फिर से रिपीट कर देना है। तो रो वाइज मैं इसके एलिमेंट लिख दे रहा हूँ। ए मैट्रिक्स लिखा लेफ्ट साइड में, फर्स्ट रो में लिखना है 6 -2 2, सेकेंड रो के एलिमेंट्स लिखने होंगे -2 3 -1, और उसके बाद के एलिमेंट्स हो गए 2 -1 3, और लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इतना हो गया लिखकर। इतना लिखने के बाद हमें इसके आइगन वैल्यूज निकालने के लिए क्या करना होगा, राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक, ये इक्वेशन ऐसा स्टेटमेंट लिखना होगा, राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन करते करेंगे जब उस केस में क्या करना होगा, सिर्फ डायगोनली एलिमेंट्स जो भी रहेंगे वहाँ से हमें एक कांस्टेंट माइनस लैम्बडा सब्ट्रैक्ट करना होगा, और बाकी के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एज इट इज लिखने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, 6 3 3 यानी कि A11 पोजीशन पे आया हुआ, A22 पोजीशन यानी कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और A33 पोजीशन यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम के पोजीशन पे आए हुए एलिमेंट्स कैसे रहेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे। उन डायगोनल एलिमेंट्स से हमें राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते वक्त डायगोनल एलिमेंट से माइनस लैम्बडा सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, यानी कि लैम्बडा सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रहेगा -2, नीचे 2 रहेगा, ये -2 एज इट इज़, ये 3 माइनस लैम्बडा बन जाएगा, और नीचे ये -1 एज इट इज़, ये 2 एज इट इज़, ये -1 एज इट इज़, यहाँ पर 3 माइनस लैम्बडा होगा। ये डिटरमिनेंट का ये वर्टिकल पार्ट क्लोज करना होगा, और इक्वल टू हमें 0 पुट कर देना है। ठीक है, इसके बाद हमें एक इक्वेशन आएगा। इस मैट्रिक्स की ऑर्डर कितनी थी, 3 थी, इसके कारण यहाँ पर लैम्बडा क्यूब लिखेंगे। इक्वेशन लिखते वक्त प्लस माइनस इस ऑर्डर में प्रोसीड करना होता है। शुरुआत प्लस से होती है, तो ये प्लस लिखा लैम्बडा क्यूब, उसके बाद जो भी आएगा वो माइनस में होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर आंसर माइनस आता है तो हम लोग माइनस ऑफ माइनस उस आंसर को फिर प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू कैसे लिखनी हो, देखो गिवन मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स का सम जो भी होगा या फिर एडिशन जो भी होगा, वो नंबर हमें यहाँ पर लैम्बडा क्यूब के बाजू में लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 3 6 होता है, 6 और ये 6 12 हो जाएगा, +12 आया, प्लस -12 लैम्बडा स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, आया समझ में। लैम्बडा पहले क्यूब लिखा था तो उसकी एक पावर कम करके लिखना होगा आगे। और ये 12 कैसे लिखा, डायगोनल एलिमेंट्स का एडिशन या फिर डायगोनल एलिमेंट्स का सम कह सकते हो। ठीक है, वो उतना लिखा। इसके बाद अभी हमें ये थर्ड प्लेस का नंबर लिखना है। थर्ड प्लेस का नंबर लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो जो गिवन मैट्रिक्स है ना उसके लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर के ऊपर की तरफ से लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर के हमें 4 एलिमेंट्स लिखने हैं। वो कैसे रहेंगे, 6 -2 -2 3, ये हो गए। उसके बाद राइट मोस्ट कॉर्नर के बॉटम की तरफ से 4 एलिमेंट्स लिखने हैं। वो क्या रहेंगे, 3 -1 -1 3 3 -1 -1 3, डिटर्मिनेंट्स के अंदर लिखने हैं। ठीक है, तो इसके बाद एक्सट्रीम 4 कॉर्नर्स के हमें एलिमेंट्स लिख देने हैं। एक्सट्रीम 4 कॉर्नर यानी कि क्या रहेंगे, 6 2 2 और 3, 6 2 2 3। ठीक है, ये एलिमेंट्स कैसे लिखा है इस रफ पेज पे, इतना समझ में आया। इन सब का हम लोग वैल्यूज निकाल देंगे। देखो 6 3 ज़ा कितना होता है, 18 18 -2 इंटू -2 +4 हो जाएगा, बिफोर दैट माइनस रहेगा तो ये -4 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, प्लस दूसरे ब्रैकेट में 3 इंटू 3 9 9 माइनस कितना होगा, ये सिंपली 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये प्लस लिखा, 6 3 ज़ा कितना होता है, 18 होता है, -2 2 ज़ा 4 होता है, ये -4, तो 18 - 4 यहाँ पर भी है, 18 - 4 यहाँ पर भी है, 18 - 4 होता है 14, यहाँ का भी 18 - 4 14, बीच में 9 - 1 कितना होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब का एडिशन करने पर कितना आता है आंसर, 18 2 ज़ा होता है 28, 28 + 8 कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो थर्ड नंबर पे हमें क्या लिखना होगा, 36 प्लस आया ना, ये प्लस माइनस प्लस आया, 36 लिखेंगे। और यहाँ पर लैम्बडा स्क्वायर की पावर 1 से कम करनी होगी वो तो कितना हो जाएगा, लैम्बडा हो जाएगा। लास्ट में देखो लास्ट में अभी जो भी नंबर आएगा वहाँ पे लैम्बडा की पावर 0 हो जाएगी। एनीथिंग रेस टू 0 कितना होता है, 1 होता है, यानी कि लैम्बडा लिखना नहीं होगा। तो इतना क्लियर हो गया। तो लास्ट वाला नंबर कैसे लिखेंगे, जो भी मैट्रिक्स दिया था हमें गिवन क्वेश्चन में उसका डिटरमिनेंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे,
जो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो हमें लास्ट में यहाँ पर एज ए कॉन्स्टेंट के टर्म पे पुट करनी होगी, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होता है वो मैं कैलसी से कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो इसका डिटरमिनेंट आएगा -32। एक्चुअली माइनस क्यू प्लस माइनस प्लस माइनस, इसके कारण वो माइनस आएगा, डिटरमिनेंट तो आएगा 32, ठीक है। इक्वल टू क्या करेंगे, 0 प्लेस कर देंगे। तो ये बन गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को कैलसियस पे सॉल्व करने के बाद लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, क्योंकि लैम्बडा की पावर में 3 आया हुआ इसके कारण। तो इसके इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं कैलसियस से, कितना आता है इसका आंसर देख लेते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें देखो लैम्बडा की वैल्यू क्या आएगी, 2,2,8। इसको क्या साइड में लिख देंगे हम लोग, आइगन वैल्यूज, दीज आर द आइगन वैल्यूज, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हमें क्या करना होगा, पुट लैम्बडा 1 इक्वल टू 2 इन ए माइनस लैम्बडा 1, बाजू में क्या लिखा, ये आई पुट कर दिया, बाहर x लिखा इक्वल टू 0, साइड में क्या लिख देंगे हम लोग, वी गेट, ऐसा लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर शुरुआत में इसको मैट्रिक्स के अंदर लिखना होगा। देखो ये वाला लैम्बडा की जगह पे हमें क्या लेना होगा, अभी 2 लेना होगा। तो 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4। तो ये क्या लिखा, 4 लिखा। ये नीचे के एलिमेंट्स एज इट इज लिख देने, -2 ये 2, ये -2 एज इट इज रहेगा। 3 - 2 कितना होगा, 1, नीचे का -1, ये 2 -1, ये 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर क्या आएगा, वेक्टर, यानी कि x1 x2 x3, x1 x2 x3 ये वेक्टर के एलिमेंट्स आएंगे। राइट साइड में क्या रहेगा, 0 0 0। तो ये 0 0 0 लिख दिया, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में तीनों हर एक मतलब तीनों रो के नंबर्स अलग अलग है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्चुअली तीनों रो के नंबर्स अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में है नहीं। कैसे, देखो लास्ट वाला रो क्या है, 2 -1 1 है, और फर्स्ट वाला रो क्या है, 4 -2 2 है। अगर हम लोग फर्स्ट रो को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 -1 1 ही मिलेगा ना, यानी कि वो सेम रो हो जाएगा। और सेकेंड वाले रो को अगर हम लोग माइनस से मल्टीपल कर देंगे तो भी को क्या हो जाएगा, 2 -1 1 हो जाएगा। यानी कि ये अल्टीमेटली एक जैसे ही एलिमेंट्स आए हुए मैट्रिक्स के अंदर। इसके कारण हम लोग यहाँ पर क्रैमर्स रूल डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो यहाँ पर फर्स्ट रो को हम लोग क्या कर देंगे, इंटू 1/2 कर देंगे। फर्स्ट रो को इंटू 1/2 कर देंगे तो राइट लेफ्ट साइड में क्या चेंजेस हो जाएंगे, सिर्फ फर्स्ट रो में चेंजेस रहेंगे, यानी कि ये 2 -1 1 हो जाएगा। नीचे वाला एज इट इज रहेगा, सेकेंड रो -2 1 -1 ये एज इट इज लिखा, और थर्ड रो भी एज इट इज लिख दिया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। राइट साइड में क्या रहेगा, x1 x2 x3 ये वाला कॉलम एज इट इज रहेगा, और उसके राइट साइड में 0 0 0 ये वाला भी कॉलम एज इट इज रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो A11 पोजीशन पे कोई भी जो नंबर आया है वो वाला यूज़ कर कर हमें नीचे के एलिमेंट्स क्या ला देने, 0 ला देने, ठीक है। तो ये -2 सेकेंड रो का पार्ट है, तो ये क्या करना होगा, R2 + 2 2 भी नहीं, डायरेक्टली +R1 कर देना, और लास्ट में R3 - R1 कर देना है, ठीक है। सेकेंड रो में +1 क्यों किया, +R1 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे -2 था। और थर्ड रो में R1 माइनस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे +2 था। 2 - 2 0 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस में अगर प्लस करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो कौन से रो में चेंजेस नहीं होने वाले, फर्स्ट रो में चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिखा है, R2 और R3 लिखा है, तो उन्हीं रोज में चेंजेस हो जाएगा, और फर्स्ट रो विल बी एज इट इज़। तो ये 2 -1 1 एज इट इज लिख दिया, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, नीचे वाला भी 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, x1 x2 x3, और उसके आगे क्या रहेगा, 0 0 0, ठीक है, 0 0 0, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या बना सकते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं। यहाँ से हमें फर्स्ट इक्वेशन क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ x1 माइनस x2 प्लस x3 मिलेगा, इज इक्वल टू 0। सेकेंड रो में और थर्ड रो में x2 और x3 के लिए कोई पेयर है ही नहीं, तो इसके कारण हम लोग क्या करेंगे, लेट x2 को हम लोग अपनी तरफ से t मान लेते हैं, और x3 को अपनी तरफ से हम लोग s मान लेते हैं, ठीक है। x2 को t कंसिडर किया और x3 को s कंसिडर कर लिया, तो देयरफॉर हमें x1 इन टर्म्स ऑफ s एंड t मिल जाएगा। ये क्या लिखा लेफ्ट साइड में, 2 टाइम्स ऑफ x1 माइनस x2 यानी कि कितना माना था, t माना था, और ये प्लस x3 यानी कि s लेना है, तो प्लस s लिखा इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू -t राइट साइड जाएगा तो +t, प्लस s राइट साइड जाएगा तो -s, इनके अपॉन में ये लेफ्ट साइड का 2, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो हम इसके कारण हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ये x वेक्टर लिखा, यहाँ पर क्या लिखा, x1 नीचे x2 और उसके नीचे x3 लिख दिया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया।
तो ये x1 की वैल्यू क्या आई थी, t माइनस एस बाई टू, x2 की वैल्यू कितनी थी, t थी, और ये x3 की वैल्यू कितनी थी, s थी। लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, सेपरेट कर देंगे। देखो t बाई टू, ये बाई टू दोनों को सेपरेट होगा ना, तो ये क्या लिखा, t बाई टू, t यहाँ पे t वाला टर्म है ही नहीं तो वो जीरो पे प्लेस कर दिया, बीच में प्लस पुट कर दिया, यहाँ पर ब्रैकेट डाला, ये माइनस एस बाई टू, यहाँ पर क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा, और लास्ट में ये क्या रहेगा, एस रहेगा। ठीक है, क्योंकि एस बाई टू वाला कॉलम लिख रहे थे हम लोग, माइनस एस बाई टू, यहाँ पर टी ई है यानी कि एस ज़ीरो रहेगा, और लास्ट में क्या एस लिखा, ये ऊपर एस है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये लेफ्ट साइड का तो वेक्टर वाला टर्म था इक्वल टू, यहाँ से हम लोग टी बाई टू को कॉमन बाहर लेंगे, तो टी बाई टू को बाहर ले लिया तो पहला वाला टर्म बचा वन, टी बाई टू को बाहर लिया। ठीक है, अपॉन में टू तो था ही नहीं, तो यहाँ पर मल्टीपल में टू करना होगा। ठीक है, टी बाहर आएगा, टू टू कैंसिल होकर यहाँ पर टी बचेगा, यहाँ पर नीचे जीरो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग माइनस एस अपॉन टी को लेंगे बाहर, तो माइनस वन अपॉन माइनस एस बाई टू को बाहर लिया तो यहाँ से क्या बचेगा, वन, यहाँ से ज़ीरो रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस टू आ जाएगा मल्टीपल में। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। देखो माइनस माइनस ये प्लस, टू टू विल कैंसर, एस आएगा ना इस स्टेप पे। तो हमें ये दो आइगन वेक्टर्स, कौन से आइगन वेक्टर्स, देखो हियर हम लोग इतना लिखेंगे, हियर वेक्टर्स, कौन से जो दो वेक्टर्स मिले हमें, 1 2 0 एंड 1 0 माइनस टू, हियर वेक्टर्स आर बेसिस, या फिर आर की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं फॉर्म बेसिस फॉर आइगन स्पेसेस करस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा इक्वल टू 2, आइगन स्पेस करस्पॉन्डिंग लैम्बडा इक्वल टू 2। ठीक है, लैम्बडा इक्वल टू 2, ये आइगन वैल्यू 2 रिपीट हुई थी दो बार। ठीक है, तो एक बार हमें क्या वेक्टर यूज़ करना होगा 1 2 0, और दूसरी बार लैम्बडा की वैल्यू 2 होने पर वेक्टर क्या यूज़ करना होगा 1 0 माइनस 2। और ये दो वेक्टर्स कैसे रहेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो इन वेक्टर्स की साइड में हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये वाला पॉइंट भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, हियर दिस वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसके बाद जो हमें तीसरा आइगन वैल्यूज मिला था उसके ऊपर भी हम लोग इसका आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर देंगे। आइगन वैल्यूज क्या आई थी, देखो लैम्बडा इक्वल टू 2, 2 और तीसरा क्या था 8 था ना। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नाउ पुट लैम्बडा 3 कर देंगे, लैम्बडा 3 इक्वल टू 8 इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर a माइनस लैम्बडा 3, साइड में ये आई लिखा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर x होगा इक्वल टू 0, साइड में लिख देंगे वही गेट। ठीक है, यानी कि अभी हमें लैम्बडा की जगह पे क्या कंसिडर कर लेना है, 8 कंसिडर करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन यही था अपना, वहाँ पर अभी हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, लैम्बडा की जगह पे 8 कंसिडर करेंगे। तो 6 माइनस 8 कितना हो जाएगा, -2, साइड में -2 और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो लेफ्ट साइड में कैसा रहेगा, ये -2 यहाँ पर हो जाएगा 2, और फर्स्ट रो कंप्लीट कर दिया। इसके बाद अभी सेकेंड रो में -2 3 माइनस 8 कितना हो जाएगा, -5, -2 -5 -1, -2 -5 -1, और थर्ड रो में क्या चेंजेस होगी, देखो 2 -1 3 -8 कितना होगा, -5। थर्ड रो में क्या आएगा, 2 -1 3 -8 दैट इज -5। तो यहाँ पे लिखना होगा हमें 2 -1 और ये होगा अपना -5। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही मैट्रिक्स से सारे एलिमेंट्स कवर होने चाहिए, तो इस मैट्रिक्स को मुझे थोड़ा सा एक्सटेंड करना होगा नीचे, और लेफ्ट साइड में भी थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ा। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या लिखना होगा, x1 x2 x3 ये वेक्टर के एलिमेंट्स जिसे हमें फाइंड आउट कर देना है, और राइट साइड में क्या ये रहेगा 0 0 0। ठीक है, तो देखो मैट्रिक्स के अंदर आए हुए एलिमेंट्स, मतलब हर एक रो के आए हुए नंबर्स कैसे अलग अलग है ना अभी, तो इसके कारण हम लोग यहाँ पर क्रैमर्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। क्रैमर्स रूल अप्लाई करने के लिए हमें कोई भी दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग इन तीनों में से कोई भी दो इक्वेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पहला और आखिर वाला इक्वेशन सेलेक्ट कर रहा हूँ या फिर बना रहा हूँ। देखो यहाँ पर हियर लिख दिया, पहला इक्वेशन क्या बनेगा, -2 टाइम्स ऑफ x1 -2 टाइम्स ऑफ x2 +2 टाइम्स ऑफ x3 लिखा इज इक्वल टू 0 कर दिया। एंड दूसरा इक्वेशन क्या लिख रहा हूँ मैं, आखिर लास्ट वाला, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ x1 माइनस x2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ x3 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमें यूज़ करना है वर्ड बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, बाय
यूजिंग क्रैमर्स। बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल लिखने का सबसे पहले हमें ऊपर x1 लिखना होगा, नीचे 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स रहेगा, ऐसा उतना जगह बना देना है। उसके बाद सेंटर में होगा -x2, फिर से 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बनेगा, ऐसा जगह बना देना, और लास्ट में भी x3 और नीचे भी वैसा 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बनेगा, ऐसी जगह बना दी। उसको क्या लिखा, इक्वल टू t पुट कर दिया। ठीक है, अब ये क्या लिखा है, सबसे पहले x1, तो x1 लिखने के बाद उसके अपॉन में जब हम लोग 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो फर्स्ट रो में क्या लिखना है, फर्स्ट इक्वेशन में आए हुए x2 और x3 के कोफिशिएंट वो कितने होंगे, -2 और ये 2। इसके बाद नीचे सेकेंड रो में सेकेंड इक्वेशन में आए हुए x2 और x3 के कोफिशिएंट वो क्या होंगे, -1 -5। इसी तरीके से आगे x2 के नीचे हमें लिखते वक्त क्या करना होगा, फर्स्ट इक्वेशन में आए हुए x1 और x3 के कोफिशिएंट दैट इज -2 2, और सेकेंड रो में सेकेंड इक्वेशन में आए हुए x1 और x3 के कोफिशिएंट दैट इज 2 एंड -5। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसी तरीके से सिमिलरली x3 के अपॉन में आते वक्त फर्स्ट इक्वेशन में आए हुए x1 और x2 के कोफिशिएंट दैट इज -2 -2, और सेकेंड रो में आए हुए x1 और x2 के कोफिशिएंट दैट इज 2 एंड -1। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, ये x1 अपॉन में आएगा -2 इंटू -5 कितना हो जाएगा, +10, और ये -1 इंटू 2 -2, पहले माइनस होता है यानी कितना हो जाएगा, वो 12 हो जाएगा, इक्वल टू ये सेंटर में -x2 है ऊपर, अपॉन में -2 इंटू -5 +10 -4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ये x3 ऊपर, अपॉन में -2 इंटू -1 +2 और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आएगा, t आ जाएगा 12 6 6। इसमें से हम लोग किसको कैंसिल कर सकते हैं, 6 को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x1/2, ये -x2 अपॉन 1, और यहाँ पर ये x3 अपॉन 1 इक्वल टू क्या इतना रहेगा, t रहेगा। तो फिर देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, हमें x1 इक्वल टू कितना लिखना होगा, 2t, ऊपर -x2 है तो अपॉन में 1 है, तो ये x2 कितना लिखेंगे हम लोग, -t लिखेंगे, और ये x3 कितना लिखेंगे, सिंपली +t लिख देंगे। ठीक है, ये एलिमेंट्स हो गए वेक्टर्स के x1 x2 x3, देयरफॉर x वेक्टर कैसा रहेगा, देखो x वेक्टर विल बी लाइक x1 नीचे x2 उसके नीचे x3, x1 कितना मिला था हमें, 2t, ये -t, और ये लास्ट में +t मिला था। इसमें से हम लोग अगर t को बाहर लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, 2 -1 1, ये हो जाएगा हमारा वेक्टर। इसके आगे फिर हमें स्टेटमेंट लिखना होगा, हियर वेक्टर 2 -1 1 फॉर्म अ बेसिस फॉर आइगन स्पेसेस, आइगन स्पेसेस या फिर आइगन स्पेस बोल दो तो भी चल जाएगा। हियर वेक्टर 2 -1 1 फॉर्म बेसिस फॉर आइगन स्पेसेस करस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा इज इक्वल टू कितना था, 8 था। क्लियर हो गया। ये सेम स्टेटमेंट को सिंपल वर्ड्स में कैसे लिख सकते थे, हियर आइगन वेक्टर 2 -1 1 या फिर हियर वेक्टर 2 -1 1 इज द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा इक्वल टू 8। ठीक है, अभी देखो कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, हेडिंग अलग है, बाकी प्रोसीजर में कुछ भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ हेडिंग अलग है। हेडिंग में क्या लिखा है देखो, व्हेन द मैट्रिक्स ए हैज रिपीटेड आइगन वेक्टर्स। ठीक है, आइगन हैज रिपीटेड आइगन वेक्टर्स बट सेम आइगन वेक्टर्स। वेक्टर्स ये वर्ड दो बार नहीं हो सकता, लगता है यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा गलती हो गया। ये पहला वर्ड क्या, वेक्टर्स नहीं, यहाँ पे वैल्यूज होना चाहिए था। व्हेन द मैट्रिक्स ए हैज रिपीटेड आइगन वैल्यूज, ये वर्ड वैल्यूज होना चाहिए था, वैल्यूज बट सेम आइगन वेक्टर। ठीक है, रिपीटेड आइगन वैल्यूज होगी और सेम आइगन वेक्टर रहेगा। देखते हैं इस पॉइंट को इस सम के साथ। क्वेश्चन क्या दिया नीचे, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड बेसिस फॉर द आइगन स्पेसेस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। मैट्रिक्स को उन्होंने नेमिंग करके दिया हुआ है, मैट्रिक्स को उन्होंने नेम दिया है कैपिटल ए, और एलिमेंट्स कैसे दिए, रो वाइज रीड करूंगा तो 4 6 6 1 3 2, और थर्ड रो के एलिमेंट्स है -1 -5 -2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आंसर के लिए हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे, इस एरो से। सबसे पहले क्या लिखना होगा, राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये वाला स्टेटमेंट होगा, राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये लिखने के बाद हमें क्या करना होगा, सेम मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट के अंदर लिखना है, लेकिन डिटरमिनेंट के अंदर लिखते वक्त डायगोनल एलिमेंट से हमें -λ करना होगा। ठीक है, ये 4 - λ लिखा,
बाकी के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एज इट इज़ लिख देने। तो ये 1 -1, ये 6 रहेगा, ये 3 माइनस लैम्बडा हो जाएगा और नीचे -5 रहेगा, ये 6, ये 2 एज इट इज़, यहाँ से -2 माइनस लैम्बडा करना होगा। लास्ट में ये डिटर्मिनेंट का वर्टिकल बार क्लोज कर दिया इक्वल टू 0। ठीक है, ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, तो इसके कारण हमें यहाँ पर शुरुआत में लैम्बडा क्यूब लिखना होगा। सेकेंड वाला जो नंबर होगा वो कैसा लिखेंगे, जो भी गिवन मैट्रिक्स था उसके सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स करके जो भी नंबर आएगा वो हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 + 3 कितना मिलेगा 7, 7 - 2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा +5। यहाँ पर अल्टरनेट प्लस माइनस साइन देने होते हैं, +5 आया था सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, तो ये +-5 लैम्बडा स्क्वायर करना होगा। एक लैम्बडा की पावर एक से कम करते जाना है। इसके बाद थर्ड प्लेस का जो नंबर लिखना है वो नंबर देखो कैसा लिखेंगे हम लोग। थर्ड प्लेस का नंबर लिखते हुए हमें क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर के 4 एलिमेंट्स लिख देने। वो क्या रहेंगे 4, 6, 1, 3 रहेंगे। ठीक है, लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर के ऊपर की तरफ से लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर के 4 एलिमेंट्स लिखने हैं, वो क्या रहेंगे 4, 6, 1, 3। उनको एक डिटरमिनेंट में लिखेंगे। उसके बाद राइट मोस्ट कॉर्नर के बॉटम की तरफ से 4 एलिमेंट लिख देंगे, 3, 2, -5, -2 ये हो जाएंगे। ठीक है, 3, 2, -5, -2 ये हो गए। और इसके बाद लास्ट में हम लोग एक्सट्रीम कॉर्नर के 4 नंबर लेंगे। क्या कहा, एक्सट्रीम कॉर्नर के 4 नंबर, वो क्या रहेंगे 4, 6, -1, -2, 4, 6, -1, -2 ये होंगे। ठीक है, उनको मैंने साइड में यहाँ पर लिख दिए हैं। तो ये कितना हो जाएगा देखो 4 × 12, 12 माइनस कितना रहेगा 6, पहला तो 4 × 12, 12 - 6। उसके बाद तो ये प्लस दिखा, ब्रैकेट में क्या रहेगा 3 × -6, 3 × -6 और -6, 5 × 10 होता है, तो वो +10 हो जाएगा। ये +10 लिख दिया लास्ट में। 4 × 4 × -2 है, 4 × -2 -8 और आगे कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको काउंट करके देखते हैं। 12 - 6 6 आएगा, -6 + 10 ये +4 होगा और यहाँ पे मिलेगा -2 मिलेगा। ठीक है, तो 6 + 4 कितना होता है 10, 10 - 2 करने पर 8 आएगा। राइट, प्लस माइनस प्लस, तो ये +8 क्या लिखा लैम्बडा लिख दिया। इसके आगे जो गिवन मैट्रिक्स है उस गिवन मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट निकालना होगा। जो भी वैल्यू आएगी उसको हमें यहाँ पर लिख देना है, लेकिन साइन कन्वेंशन कैसा होना चाहिए प्लस माइनस। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट नेगेटिव आता है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं कैलसी से कैलकुलेट कर देता हूँ, इसका डिटर्मिनेंट कितना आता है वो देख लेते हैं। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आएगा 4, तो हमें क्या लिखना होगा प्लस माइनस डिटर्मिनेंट 4 आया तो ये 4 लिखा इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इस पॉलिनोमियल को हम लोग कैलसी से सॉल्व कर लेंगे। तो हमें देखो लैम्बडा के रूट्स क्या आ जाएंगे कैलसी से सॉल्व करने पर 1, 2, 2 ये रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे आइगन वैल्यूज़, इसी को हमें साइड में मेंशन करना होगा आइगन वैल्यूज़। तो इसके बाद जैसे हम लोगों ने प्रीवियस टर्म में लिखा है वैसे ही प्रोसीजर हमें आगे कंटिन्यू करना होगा। ठीक है, लैम्बडा कितना मिला हमें 1, 2, 2 मिला, इसमें से 2 इज़ द आइगन वैल्यू रिपीटेड 2 टाइम्स, ये लिखा आइगन वैल्यूज़। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे पुट लैम्बडा 1 = 1 इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर a माइनस लैम्बडा 1 i स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज x = 0 कॉमा देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे ओ इक्वल, जो अभी हम लोग काम कर रहे हैं वो किसके लिए किया जा रहा है टू गेट आइगन वेक्टर्स या फिर टू फाइंड आउट आइगन वेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे इतना क्लियर हो गया। इसके बाद देखो लेफ्ट साइड में वो हम लोग मैट्रिक्स लिखेंगे। डायगनली जो एलिमेंट्स लिया था ना लैम्बडा, ये जो लिया था उस लैम्बडा की जगह पे हमें अभी क्या पुट करना है, कितना कंसिडर करना है 1 कंसिडर करना है। तो ये 4 - 1 कितना मिलेगा यहाँ पर 3 मिलेगा। राइट साइड में 6 6 एज इट इज़, नीचे का 1 और उसके नीचे का -1 एज इट इज़, ये 1 और ये -1 एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो 3 - 1 कितना रहेगा यहाँ पर 2, साइड में 2, ये -5 और राइट साइड में यहाँ पर -2 और ये -1 कितना हो जाएगा -3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। यहाँ पर ये क्या रहेगा x1 x2 और ये x3 और थर्ड आगे उसके आगे क्या रहेगा ये 0 0 0 0 0 0। यहाँ पर जो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स आए हैं वो सारे के सारे कैसे अलग अलग है, यानी कि कोई भी रो सेम नहीं है किसी रो के साथ। ठीक है, या फिर प्रोपोर्शन में भी कोई नंबर एलिमेंट्स नहीं आए हुए, तो इसके कारण हम लोग 3 अलग अलग इक्वेशन बना सकते हैं। अगर इक्वेशन अलग अलग कोएफिशिएंट से बनेंगे तो इसका मतलब हम लोग वहाँ पर क्रैमर्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। इतना क्लियर हो रहा है, तो क्रैमर्स रूल हम लोग यहाँ से आगे अप्लाई कर सकते हैं। इसके कारण
हम लोग कोई भी दो इक्वेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सेकेंड और थर्ड वाला इक्वेशन सेलेक्ट करूँगा टू अप्लाई क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो वो कैसा रहेगा देखो यहाँ पर, तो वन वन यानी कि ये x1 लिखा, ये x1 लिखा प्लस 2 टाइम्स ऑफ x2 लिखा प्लस 2 टाइम्स ऑफ x3 लिख दिया। ठीक है, हम लोग यहाँ पर फर्स्ट और ये सेकेंड इक्वेशन नहीं यूज़ कर सकते क्रैमर्स रूल अप्लाई करने के लिए, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट रो को 3 से अगर डिवाइड करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1 2 2 ही आ जाएगा। तो उस इन दैट केस फर्स्ट रो और सेकेंड रो इक्वली हो जाएगा ना, तो इसके कारण हम लोग क्रैमर्स रूल पहले और दूसरे इक्वेशन के साथ सॉल्व नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते। क्रैमर्स रूल यूज़ करने के लिए दो इक्वेशन जैसे भी रहेंगे उनके कोएफिशिएंट कैसे होने चाहिए, रेशो प्रोपोर्शन में नहीं होनी चाहिए या फिर एग्जैक्टली इक्वल टू नहीं होनी चाहिए। इतना क्लियर हो गया। तो इसके कारण वापस रिपीट करूंगा, क्रैमर्स रूल अप्लाई करने के लिए हम लोग फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन सेलेक्ट नहीं कर सकते, कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं तो पहले ही बता दिया था कि मैं तो सेकंड वाला और थर्ड वाला इक्वेशन कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि उनके कोएफिशिएंट अलग अलग है। ठीक है, तो पहला इक्वेशन बना दिया, यानी कि सेकंड वाला पहला लिख दिया, x1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x3 इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। एंड लिखा साइड में, ये क्या होगा, माइनस x1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ x2 आगे माइनस 3 टाइम्स ऑफ x3 इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें x1 x2 x3 की वैल्यूज़ निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर x1 लिख देंगे, उसके नीचे 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बनेगा ऐसा हम लोग कुछ सिंबल ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद माइनस x2 के नीचे 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट प्लेस करने के लिए एक जगह बना देंगे। उसके बाद आगे लिखा x3 अपॉन उसके नीचे 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बनेगा ऐसा जगह बना दिया, इज इक्वल टू क्या लिखा, सामने t लिख दिया। ठीक है, तो देखो जो x1 लिखा था उसके नीचे 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बनाना है, तो फर्स्ट रो में फर्स्ट इक्वेशन के आए हुए x2 और x3 के कोएफिशिएंट लिख देंगे, दैट इज 2 2। और सेकेंड रो में सेकेंड इक्वेशन में आए हुए x2 x3 के कोएफिशिएंट लिखेंगे, दैट इज -5, साइड में -3। -x2 के अपॉन में जो 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिखना है, उसमें फर्स्ट रो में पहले इक्वेशन के आए हुए x2 और x3 के, x2 नहीं x1 और x3 के कोएफिशिएंट दैट इज 1 एंड 2, और नीचे सेकेंड इक्वेशन में आए हुए x1 और x3 के कोएफिशिएंट दैट इज -1 -3। ठीक है, x3 के नीचे हमें क्या लिखना होगा, फर्स्ट इक्वेशन के आए हुए x1 x2 के कोएफिशिएंट दैट इज 1 2, और सेकेंड इक्वेशन में आए हुए x1 और x2 के कोएफिशिएंट इन सेकेंड रो, ठीक है, दैट इज -1 और ये -5। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो इसको एक बार फिर से क्रॉस चेक कर देंगे सही लिखा है कि नहीं। ये 2 2 -5 -3 सही लिखा, ये -6 2 1 2 -1 -3। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, ये x1 लेफ्ट साइड का एज इट इज, 3 इंटू -2 -6, ये -6 लिख देते चलो, -5 इंटू 2 -10, आगे +10 हो जाएगा, फिर वो बीच में क्या रहेगा -x2 ऊपर अपॉन में 1 इंटू -3, ये -3 लिख दिया, ये +2 बन जाएगा ना, +2 बन जाएगा, इक्वल टू ये x3 ऊपर का, नीचे क्या रहेगा 1 इंटू -5, ये -5, और ये माइनस है यहाँ पर, वो हो जाएगा +2। ठीक है, इक्वल टू में क्या था, t था। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, ये -6 है, ये +10 है, तो ये x1 अपॉन कितना हो जाएगा, ये +4 इक्वल टू ये -x2 -3 + 2 कितना रहेगा, -3 + 2 हो जाएगा -1, तो ये अपॉन में -1 लिखा, इक्वल टू ये x3 ऊपर लिखा अपॉन में -5 + 2 कितना हो जाएगा, ये -3 इक्वल टू t। नेक्स्ट स्टेप में देखो, देयरफॉर x1 कितना मिलेगा हमें, 4t मिलेगा, ऊपर माइनस से नीचे माइनस है, तो ये x2 कितना हो जाएगा, सिंपली t हो जाएगा, और ये x3 कितना हो जाएगा, x3 इक्वल टू मिलेगा हमें -3t। ठीक है, तो देयरफॉर वेक्टर कैसा रहेगा, x इज इक्वल टू, उसके अंदर के एलिमेंट्स आएंगे x1 x2 x3 इज इक्वल टू में x1 एलिमेंट क्या रहेगा, देखो x1 रहेगा अपना 4t, x2 वाला t है, और x3 वाला -3t है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग t को एज अ कॉमन बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा 4 1 और ये -3। ठीक है, ये जो 4 1 -3 लिखा है ना, वो है हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर, देयरफॉर हियर वेक्टर 4 1 -3 फॉर्म अ बेसिस, या फिर इज अ बेसिस फॉर आइगन स्पेसेस corresponding to lambda is equal to 1।
इसके बाद हमें क्या यूज़ करना होगा, सेकेंड आइगन वैल्यू जो आया था वो यूज़ करना होगा, दैट इज़ 2। नाउ पुट लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2 इन a माइनस लैम्डा 2 i x इज इक्वल टू 0, कॉमा देके लिखेंगे, वी गेट। ठीक है, तो देखो शुरुआत में जहाँ पर हम लोगों ने लैम्बडा लिया था उस लैम्बडा की जगह पे अभी हमें यूज़ करना होगा 2। तो ये 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, सॉरी 4 माइनस लैम्बडा, सॉरी लैम्बडा की जगह पे 2 लेंगे ना, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा सिंपली। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट रो लिखना होगा 2 6 6। इसके बाद देखो यहाँ पर लैम्बडा की जगह पे अगर 2 आएगा तो ये 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1। तो 1 1 2 होगा ये सेकेंड रो, 1 1 2। और थर्ड रो में -1 -5 एज इट इज़, -1 -5 एज इट इज़। और यहाँ पर -2 कितना होगा, -4, ये लिख दिया -4। ठीक है, इसके बाद हमें लिखना होगा यहाँ पर साइड में x1 x2 x3, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, आगे आएगा 0 0 0 और यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। देखो इस मैट्रिक्स के अंदर ये जो भी तीनों रोज आए वो तीनों रोज कैसे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स वाले हैं और कोई भी रोज किसी दूसरे रो के प्रोपोर्शन में है नहीं, इसके कारण हम लोग यहाँ पर क्रैमर्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो क्रैमर्स रूल यूज़ करने के लिए कंडीशंस क्या होती है कि कोई भी दो रोज के एलिमेंट्स इक्वल नहीं होने चाहिए या फिर उनके कोएफिशिएंट प्रोपोर्शन में भी नहीं होने चाहिए। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, तो ऐसा दोनों नहीं हो रहा मतलब, ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ पर क्रैमर्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो क्रैमर्स रूल अप्लाई के लिए हमें एटलीस्ट 2 इक्वेशंस की ज़रूरत होती है। तो मैं यहाँ पर सेकेंड और थर्ड वाला इक्वेशन यूज़ कर दूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन बना देंगे सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर क्या लिखा, ये हियर लिखा x1 प्लस x2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x3 इज इक्वल टू क्या किया 0, एंड माइनस x1 लिखा, -5 टाइम्स ऑफ x2 किया, -4 टाइम्स ऑफ x3 लिख दिया इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमें मेंशन करना होगा बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। ठीक है, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल होता क्या है, ऊपर हम लोग x1 लिखेंगे और नीचे 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनेगा, ऐसा एक जगह बना देंगे, इक्वल टू -x2 लिखेंगे, नीचे 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनेगा, ऐसा एक जगह बना दिया, इज इक्वल टू x3 अपॉन में 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनेगा, ऐसा जगह बना दिया, इज इक्वल टू क्या किया, t कर दिया। ठीक है, तो x1 के नीचे जो 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट का जगह बना था उसके अंदर हमें फर्स्ट रो में फर्स्ट इक्वेशन के आए हुए x2 x3 के कोएफिशिएंट फिलअप करने हैं, वो क्या हो जाएगा 1 2। और सेकेंड रो में सेकेंड इक्वेशन के आए हुए x2 और x3 के कोएफिशिएंट दैट इज -5 -4। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। जब हम लोग x2 के नीचे आएंगे तो फर्स्ट रो में फर्स्ट इक्वेशन के आए हुए x1 और x3 के कोएफिशिएंट दैट इज 1 एंड 2, और सेकेंड रो में सेकेंड इक्वेशन के आए हुए x1 और x3 के कोएफिशिएंट दैट इज -4 -4। x3 के अपॉन में आएगा तो फर्स्ट इक्वेशन में आए हुए x1 और x2 के कोएफिशिएंट दैट इज 1 1, और सेकेंड रो में सेकेंड इक्वेशन में आए हुए x1 और x2 के कोएफिशिएंट दैट इज -1 -5 रहेगा, इक्वल टू रहेगा t। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो x1 अपॉन 1 इंटू -4 ये रहेगा -4, -5 इंटू 10 वो क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा, क्योंकि पहले माइनस साइन देना होता है, इक्वल टू ऊपर आएगा -x2, नीचे देखो क्या आएगा 1 इंटू -4 रहेगा, -1 इंटू 2 -2, बिफोर दैट प्लस होता है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में x3 अपॉन में क्या आएगा, देखो 1 इंटू -5 ये -5 लिख दिया, -1 इंटू 1 -1, बिफोर दैट प्लस माइनस होता है तो ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू t। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो ये x1 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 6 इज इक्वल टू -4 + 2, -2 रहेगा अपॉन में, तो यानी कि x2 अपॉन 2 लिख सकते हैं, इक्वल टू x3 अपॉन में यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अपॉन में -4 लिख सकते हैं, इक्वल टू t रहेगा। ठीक है, 6 2 और ये -4 में से हम लोग किसको कॉमन बाहर ले सकते हैं, 2 को, तो ये अपॉन में क्या रहेगा 3, अपॉन में ये 3 रहेगा, यहाँ से क्या बचेगा अपॉन में 1, और यहाँ से क्या बचेगा x3 के अपॉन में -2 होगा, तो इक्वल टू क्या रहेगा, ये t हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें x1 क्या मिलेगा, देखो फिर x1 इक्वल टू 3t आएगा, कॉमा दिया, x2 इक्वल टू सिंगल t आएगा, और x3 इज इक्वल टू कितना होगा -2t हो जाएगा। ठीक है,
तो फिर हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं, हियर वेक्टर x इज इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर क्या क्या आएगा, पहले x1 x2 x3, x1 के एलिमेंट्स क्या आए थे अपने पास 3t, बीच में t था और लास्ट में क्या था -2t था। इसमें से हम लोग t को कॉमन बाहर ले सकते हैं, t को कॉमन बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा 3 1 -2 बचेगा, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करके, ठीक है। तो ये यहाँ पर अभी वेक्टर वर्ड देने की ज़रूरत नहीं थी, अभी हम लोग वेक्टर वर्ड देंगे। देयरफॉर हियर वेक्टर 3 1 -2 is a basis for eigenspaces corresponding to lambda equal to 2 is a basis for eigenspaces corresponding lambda equal to 2, corresponding टू लैम्बडा इक्वल टू 2 लिख दिया, ठीक है। देखो हेडिंग में क्या था, इस क्वेश्चन की हेडिंग में शुरुआत में क्या दिया था, व्हेन द मैट्रिक्स ए हैज रिपीटेड आइगन वैल्यूज, तो रिपीटेड आइगन वैल्यूज अपने पास इस क्वेश्चन में क्या आई थी 2 2 आई थी, और आगे क्या लिखा था, आइगन वैल्यूज रिपीट तो थे, आइगन वैल्यूज रिपीट थे बट द सेम आइगन वेक्टर, यानी कि देखो तो इस आइगन वैल्यू पे हमें एक ही कॉमन वेक्टर मिला ना, दैट इज 3 1 -2, तो ये था हमारा हेडिंग का पॉइंट। तो इस क्वेश्चन के साथ हम लोग आज वाला लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो आज के लिए हुए लेक्चर्स में या फिर प्रॉब्लम्स में कहीं पर अगर डाउट होता है या फिर किसी कंसेप्ट में डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन को इन्फॉर्म कर दो। इससे पहले हमारे पहले के लेक्चर्स में हमारे लैपलास ट्रांसफॉर्म 1, इन्वर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। फूरियर सीरीज ये भी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज ये भी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इनकी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगी, उनको उनसे गो थ्रू होते हुए भी अगर किसी भी स्टेप पे डाउट होता है तो उसके लिए भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। इन्वर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते वक्त पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड की ज़रूरत होती है, तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड भी अलग कैसे किए जाते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया है। ये सारी प्लेलिस्ट आप लोग अगर चाहते हो तो आप खुद के लिए अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपको वो प्लेलिस्ट ठीक लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो आप लोग उसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो अभी के लिए रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।